छत्तीसगढ़ में आज से राज्य सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आईआईएम में मंत्रियों को मिलेगा प्रशिक्षण। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग तेज। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र। मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की मांग। रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था बवाल। विधायक राजेश मुहत से भी प्रदर्शनकारियों की हुई थी बहस। अंबिकापुर में सांप के काटने से 2 मासूमों की मौत। खाट में सोने के दौरान सांप ने दोनों को काटा। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों भारी बारिश का अलर्ट। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा असर। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हो रहा है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश की कार्यप्रणाली को प्रभावी, नवाचार आधारित और परिणामोन्मुख बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को गति देना है। इस दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, उभरती प्रौद्योगिकी और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। शिविर में आध्यात्मिक गुरु और गोपाल दास, डॉक्टर रमेश चंद और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग सहित राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होकर नीति निर्माण और नेतृत्व विकास पर अपने अनुभव साझा करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, जिसे चिंतन शिविर 3.0 नाम दिया गया है। सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है सरकार चलाने में। गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। तो देखिए, आपको बता दें कि आईआईएम रायपुर से ये शुरू हो रहा है शिविर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य प्रदेश की कार्यप्रणाली को प्रभावी, नवाचार आधारित और परिणामोन्मुख बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को गति देना। यानी कि देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, जो टारगेट रखा जा रहा है, तमाम चीज़ों के लिए ये शिविर यानी कि चिंतन शिविर 3.0 बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, उभरती प्रौद्योगिकी और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, सर आप बताइए, ये शिविर में क्या कुछ खास रहने वाला है? किन किन क्षेत्रों को ज़्यादा फोकस इसमें किया जाएगा? देखिए, आज से मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 की शुरुआत हो रही है। 10:30 बजे इसकी शुरुआत होगी और इसमें बेहतर समन्वय बनाकर किस तरीके से काम करना है, इसके साथ साथ कार्यशैली किस तरीके से होगी और विभागीय समन्वय को लेकर किस तरीके से आगे काम करना है, तमाम विषय पर इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी। इससे पहले 2 बार चिंतन शिविर का आयोजन आईआईएम में ही हुआ था और वहाँ पर अलग अलग व्याख्यान दिए गए थे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। और इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भी जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यहाँ पर व्याख्यान दिया जाएगा। अगर मिनट टू मिनट शेड्यूल की बात की जाए इस चिंतन शिविर की, तो 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी और आध्यात्मिक गुरु गोपाल दास जीवन मूल्यों पर व्याख्यान देंगे। इसके साथ साथ अभय करिंदर भविष्य की शासन व्यवस्था पर व्याख्यान देंगे। इसके अलावा डॉक्टर रमेश चंद्र जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनका यहाँ पर उद्बोधन होगा। तो कुल मिलाकर हर मसले पर किस तरीके से समन्वय बनाकर काम किया जाए उसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी और एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बेहतर समन्वय बनाकर काम करना है। और इसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रशासनिक कुछ जो अधिकारी हैं उनका भी इस चिंतन शिविर में व्याख्यान होगा। शुभांगी,
बिल्कुल हेमा, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से विकसित छत्तीसगढ़ की बात लगातार की जाती है, इसके टारगेट रखे जाते हैं और आम जनता को तो कई सारी उम्मीदें हैं प्रदेश की। इस लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि कई विषय तो आपने बताया, लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखिए तो ये चिंतन शिविर 3.0 कितना महत्वपूर्ण है? और देखिए, हर 6 महीने 8 महीने में इस तरीके का चिंतन शिविर जो सरकार है वो करती है और मंत्रियों को जिस तरीके से जवाबदारी की दी गई है अलग अलग जिलों में, तो इस चिंतन शिविर में एक तरीके से देखा जाए तो कार्यों की समीक्षा भी मंत्रियों की जाएगी और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, बीजेपी सरकार काम कर रही है और एक बेहतर तालमेल के साथ जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा है सरकार का, उसमें काम किया जाए, उसको लेकर तमाम रणनीतियां यहाँ पर बनाई जाएगी। जिन विशेषज्ञों का यहाँ पर व्याख्यान होगा तो अलग अलग सेशन इसमें तैयार किए गए हैं और पूरे शेड्यूल की अगर बात की जाए तो पहले दिन का जो शेड्यूल है वो 10:30 बजे से शुरू होगा और 11 से 12:30 के दरमियान यहाँ पर गोपाल दास जो वो व्याख्यान देंगे, वो रायपुर पहुँच चुके हैं। इसके बाद 12:30 से 1 बजे तक वहाँ पर टी ब्रेक है और टी ब्रेक के बाद फिर से जो चिंतन शिविर का सेशन है वो यहाँ पर शुरू होगा। बिल्कुल हेमंत, तो आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल इंतजार है 10:30 बजे का, जैसे कि शेड्यूल आपने बताया। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं राजधानी रायपुर से, जहां तूता के ग्रामीणों को नोटिस मिला है। एनआरडीए ने 35 घरों में ये नोटिस चस्पा किए हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। एनआरडीए ने 6 जुलाई तक ग्रामीणों से जवाब भी मांगा। बता दें आपको कि 25 से 50 सालों से ये ग्रामीण निवासरत हैं। तो बड़ी खबर, तूता के जो ग्रामीण हैं उन्हें एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में जवाब भी मांगा गया है। 35 घरों में बकायदा ये नोटिस चस्पा किए गए हैं ऑफिशियली और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। 6 जुलाई तक का मांगा गया ग्रामीणों से जवाब, यानी कि 6 जुलाई तक का समय ग्रामीणों को दिया गया जब उन्हें अपना जवाब देना होगा। 25 से 50 सालों से ग्रामीण निवासरत है। और राजधानी के एक गांव में जहां प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों को हटाया, वहीं 77 मकान तोड़े गए और बदले में इन्हीं नवा रायपुर के सेक्टर 30 में मकान भी अलॉट किए गए। अवैध कब्जे हटाने जाने को लेकर प्रशासन निशाने पर है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि कैसे नकटी गांव की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने गरीबों की आड़ में अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका खामियाजा गरीबों को ही भुगतना पड़ा। आखिर क्या है इस गाँव में अवैध कब्जे की पूरी कहानी, हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। राजधानी रायपुर से लगा नकटी गांव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बने 77 मकानों को ढा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे। ऐसे में प्रशासन ने विस्थापितों के लिए नया रायपुर में कुछ मकाने रहने के लिए जरूर दी है, लेकिन अब जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल नकटी गाँव में गरीबों को आगे करके भू माफियाओं ने बड़े बड़े कब्जे कर रखे थे, जिसका खुलासा राजस्व विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में हुआ। यहाँ की 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया। साल 2021 में राजस्व विभाग ने सर्वे में 3 हेक्टेयर में कच्चे मकान और बाड़ी मिली थी, लेकिन 2023 आते आते स्थिति बदल गई। 15 हेक्टेयर जमीन पर पक्के मकान तान दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इसी बात को लेकर इन अवैध कब्जों पर सवाल किए हैं। जहाँ तक नकटी के विषय में कांग्रेस और उनके नेताओं का जो रुख है, जो उनका उसके प्रति भाव है, तो इससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो अलॉटमेंट और उसका चिन्हांकन उन्होंने ही किया था और यदि उनको मालूम था कि यहाँ बसाहट है तो उसका चिन्हांकन करना नहीं था। इसके बाद हमारी सरकार आई, उसके प्रक्रियाओं में 2.5 साल का वक्त लगा। इससे पहले कांग्रेस को एक आध बार भी जाकर उस विषय में वहाँ लोगों से मिल के प्रशासन को रोकने का, और जब तक नहीं टूटा था तब तक इनका पता नहीं था। टूटने के बाद ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गरीबों के लिए जो मकान जिनके पास नहीं थे वही आखिरी सहारा था, उन सभी लोगों को मकान मुहैया करा दिया गया है।
अब आंकड़ों के जरिए नकटी गांव के अवैध कब्जे की क्रोनोलॉजी भी समझिए। 1 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तब गृह निर्माण मंडल ने नकटी गांव के 15.479 हेक्टेयर जमीन में सामान्य आवासीय योजना के तहत प्रोजेक्ट शुरू करने की नींव रखी। पटवारी प्रतिवेदन में पाया गया कि गांव में 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन है और 24 हेक्टेयर में प्राइवेट जमीन, बाकी जमीन चारागाह के रूप में है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को जानकारी दी गई कि गांव में 2021 की स्थिति में 3 हेक्टेयर पर कच्चे मकान बने हैं। जब गृह निर्माण मंडल ने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया तो लोगों ने मुआवजे के लालच में पूर्व सरपंच की मिलीभगत से चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिनकी पहले से ही मकान थी। विभागीय जांच में पाया गया कि मुआवजे के लालच में यहाँ बेतहाशा कब्जे किए गए। साफ है कि नकटी गांव में अवैध कब्जे और मुआवजा बाजार खड़ा करने के लालच में हजारों वर्ग फुट जमीन पर कब्जा किया गया। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी वजह से गरीब परिवार भी प्रभावित हुए। हालांकि प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से पहले विस्थापन का मरहम जरूर लगाया है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की वजह से ग्रामीणों को मिले जख्मों का हिसाब भी देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 के लिए रायपुर से सुमन पांडे की रिपोर्ट। तो बढ़ते आगे बिलासपुर से खबर है, जहां नशे में धुत युवकों का बीच सड़क पर हंगामा देखने को मिला। आपसी विवाद में 2 युवकों ने मिलकर एक युवक को पीट दिया। शराब दुकान के सामने ये मारपीट की गई है। तारबहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नशे में धुत थे युवक, लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो ये है कि इनके बीच विवाद किस बात को लेकर था। क्या ऐसा विवाद और इतना कैसे बढ़ गया कि बीच सड़क पर ये एक दूसरे को पीटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2 युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा है। शराब दुकान है और इसके जस्ट सामने ये मारपीट हो रही है। तारबहार थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। हालांकि वीडियो के बाद अब तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई की गई है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। और पिंडरा से खबर है, जो अनियंत्रित हाईवा खंबे से टकरा गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। पिंडरा मुख्य मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित था हाईवा, जिसकी वजह से वो खंबे से जा टकराया और इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इलाज फिलहाल जारी है। पिंडरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। देखिए हाईवा की स्थिति को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये तस्वीरें साफ ही बयां कर रही है कि यह हादसा कितना दर्दनाक था। राजधानी रायपुर से खबर है, जहां ABVP कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ। विधायक राजेश मूढ़त से भी प्रदर्शनकारियों की इस दौरान बहस हो गई। स्कूल के टीचर्स के साथ ABVP कार्यकर्ताओं का विवाद हुआ। DD नगर थाने में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो देखिए स्कूल में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। विधायक राजेश मूढ़त भी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी बहस भी हुई है। साथ ही स्कूल के टीचर्स के साथ भी ABVP कार्यकर्ताओं का विवाद हुआ। DD नगर थाने में अब FIR दर्ज की गई है। धमतरी में आयोजित 13वीं छत्तीसगढ़ महिला जनसुनवाई में चौंकाने वाला मामला सामने आया। 77 वर्षीय विधवा महिला ने 40 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उसे परेशान करता है और अपने साथ चलने का दबाव बनाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष किरण मणि नायक ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। आरोपों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 77 साल की विधवा महिला ने 40 साल के आदमी के खिलाफ शिकायत किया था कि ये मुझे छेड़ता है, मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। 1 साल तक निगरानी के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बालोद को दिया है कि इनकी रेगुलर जांच करें और पता भी करें और उनके खिलाफ ज़रूरत पड़े तो FIR कराएं। पेंड्रा गुरेला मरवाही जिले में 7 अधिकारियों का तबादला किया गया है। जिले की सभी तहसीलदार जो हैं वो बदल दिए गए हैं और शेष नारायण जायसवाल पेंड्रा के तहसीलदार बनाए गए हैं। अविनाश कुजूर मरवाही तहसीलदार के रूप में अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी के साथ प्रीति मिश्रा पेंड्रा रोड तहसीलदार अब नियुक्त की गई है। अंजलि मिश्रा सकोता तहसीलदार इन्हें ट्रांसफर किया गया। 3 अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। तो देखिए नाम वही है लेकिन जिम्मेदारियां जो है वो अलग की गई हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि नई जिम्मेदारियों के साथ ये अपने अपने जिले को किस तरीके से संभालते हैं।
छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में एल्डरमैन की नियुक्तियों के बाद सियासत गर्मा गई है। बिलासपुर नगर निगम में 11 एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद भाजपा के अंदर असंतोष खुलकर सामने आया। कई पुराने और प्रबल दावेदारों को जगह नहीं मिलने, जबकि नए चेहरों को मौका दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसका असर संगठन पर भी दिखने लगा है। बिलासपुर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। वहीं कोटा में भी एक नेता ने भी पद छोड़ दिया है। विपक्ष ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला, जबकि भाजपा का ये कहना है कि नाराजगी जल्द ही दूर हो जाएगी। में भी जाति समीकरण बहुत है, हर समाज के लोग हैं यहाँ, तो उनको अनदेखा करके और कांग्रेस से आए आदमी को एल्डरमैन बनाया गया है, जिसमें भारी आक्रोश कि पद देने से पहले जाति समीकरण को हमको ध्यान में रखना होता है और वरिष्ठता का भी ध्यान में रखना होता है। और जो भी कार्यकर्ता नाराज हैं, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिला जाएगा। देखिए, पार्टी किसी को भी खाली नहीं मतलब बैठालती है, कहीं ना कहीं। एल्डरमैन की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि इसमें समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देके, एक पत्रकारिता से आए, कोई साहित्य के क्षेत्र से आए, कोई चिकित्सा के क्षेत्र से आए, उन परंपराओं का भी निर्वहन भाजपा ने नहीं किया, कार्यकर्ताओं के साथ भी भाजपा ने न्याय नहीं किया। इसलिए असंतोष रुकेगा नहीं, थमेगा। और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई ट्रिपल मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है। परिवार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया। 16 जून की रात हुए इस भयानक हत्याकांड में परिवार लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। परिवार का ये कहना है कि अब सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी रखी है। इन सबके बीच नौगई गांव में पिछले 17 दिनों से पुलिस बल तैनात है। पुलिस गांव में हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। सीबीआई जांच से जितनी आशंकाएं, कुशंकाएं और दुनिया भर की जो चीजें चल रही हैं, जो मैं खुलेआम आरोप भी लगाया था प्रशासन को लेकर के, लगता है सब कुछ जो है छन करके बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो सीबीआई जांच हमारी पहली मांग थी और उसमें राज्य शासन ने किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जो चीज थी कि एक कोई ऐसी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती, एकाध कोई एनकाउंटर हो जाता, ताकि जो पुलिस का भय का जो है वो कम से कम अपराधियों के बीच में जाता। जो भी है, अगर दोषी पाया जाता है तो नियम के तहत उनको जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा तो निश्चित तौर पर उनको मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले में ऐसे कोई कांड ना हो सके। और अब बात प्रदेश में वेदर अपडेट की, तो अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय होंगे। बीते 24 घंटे में सारंगढ़ में सबसे ज्यादा 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक हुई 40% कम बारिश, यानी कि अब तक जो बारिश होनी चाहिए थी 40% ये बारिश कम हुई है। लेकिन आने वाले 3 दिनों में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। तो देखिए, भीषण गर्मी के बाद लोग इंतजार कर रहे थे एक एक दिन का, एक एक महीने का, कि कब जुलाई का महीना आए और तेज बारिश और उन्हें उमस से राहत मिले। और अब वो समय आ चुका है जब आपको ये तेज बारिश का अनुभव करने मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश में तेज बारिश होगी। कई ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि लोग थोड़ा सावधानी बरतें। नगर निगम को भी अलर्ट किया जा रहा है, ताकि जिन जगहों पर जल भराव की स्थितियां बनती है, जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, उन जगहों पर तुरंत ही काम किया जाए, ताकि अगर तेज बारिश होती है आने वाले 3 दिनों में तो वहां पर लोगों को दिक्कतें ना हो। तो देखिए, अगले वाले 3 दिन जो हैं वो प्रदेश के लिए बारिश को लेकर के अलर्ट रहने वाले हैं, क्योंकि अगले 3 दिनों तक तेज़ बारिश होगी और प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर तेज़ बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इतना साफ है कि प्रदेशवासियों को उमस से राहत मिलने वाली है। और साथ ही जो किसान अपनी फसलों की चिंता कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर तेज़ बारिश नहीं हुई अब जल्द से जल्द तो उनकी फसलें खराब हो जाएंगी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है, क्योंकि आने वाले 3 दिन ऐसे जाने वाले हैं जब तेज़ बारिश होगी और प्रदेशवासियों को उमस से, गर्मी से राहत भी मिलेगी।